नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ कंपटीशन बुक से यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि मापक इकाई जो कि डेसिबल होती है। वहीं कैलोरी जो कि ऊष्मा का मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। और न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट जो कि ताप मापने का एक पैमाना होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? तो एलईडी का विस्तारित रूप होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और एक ये अर्धचालक डायोड होता है। एलईडी अर्धचालक डायोड होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश का एक प्रतापी शासक था। इसकी पहले राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में इसने थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो कन्नौज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मुगल काल में, मौर्य काल में, या फिर आधुनिक काल में? तो अजंता की गुफाओं का निर्माण जो कि गुप्त काल में हुआ था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो कि दो शाखाओं में बट गया था, जिनमें से हीनयान शाखा थी और एक महायान शाखा थी। तो ये गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रेरित थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, या फिर जहांगीर ने? तो यमुना नदी के तट पर दिल्ली में दीन पनाह शहर की मुगल काल के दूसरे बादशाह जो कि हुमायूं थे, इन्होंने 1533 ईस्वी में रखी थी। साथ ही हुमायूं ने दीन पनाह पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगर दीन पनाह शहर और दीन पनाह पुस्तकालय दोनों पूछे तो ये हुमायूं ने नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, या फिर डी ब्लॉक? तो अफबाऊ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाला तत्व जो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। तो शुद्ध सोना 100% जो कि 24 कैरेट में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है कि 24 कैरेट बराबर 100% अगर सोना होता है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि 18 कैरेट, तो 18 बराबर हो जाएगा 100 इंटू 18/24। तो इसको काटेंगे 6 से, 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24, 4 25 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 25 × 3 75 आएगा। यानी कि 18 कैरेट में जो सोना पाया जाता है वो 75% पाया जाता है। आप लोगों ने परसेंटेज टॉपिक मैथ में पढ़ा है, उसी से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये भारत के असम राज्य में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह जो कि बहादुर शाह द्वितीय थे, या बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता था। लेकिन ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के जुर्म में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून जो कि वर्तमान में म्यांमार है, यानी कि बर्मा कहा जाता था, यहाँ पर भेज दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे? मद्रास सत्र में, बम्बई सत्र में, कलकत्ता सत्र में, या फिर सूरत सत्र में? तो सन 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये सूरत गुजरात में हुआ था। उसी में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है।
अगर सूरत विभाजन आपसे पूछे तो ये 1907 हो जाएगा, ठीक है। और मिलन कब हुआ था, तो ये मिलन हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत सत्र। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या आर्थर वेलेजली। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला था। इस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? मथुरा, बस्तर, भोपाल, इम्फाल। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? अवट्टु ग्रंथ, अग्नाशय, तिल्ली या फिर अस्थि मज्जा। तो तिल्ली जिसे प्लीहा भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये मानव के पेट में एक अंग होता है जो कि रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या फिर क्षतिग्रस्त जो भी आरबीसी कणिकाएं होती हैं उनको हटाने या नष्ट करने का भी कार्य करता है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेनाकाइमा, जाइलम या फिर स्क्लेरेनकाइमा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसे जाइलम कहा जाता है। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? अक्टूबर 1955 में, जून 2000 में, फरवरी 1980 में, जुलाई 2015 में। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो कि 1 जून 2000 में प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राजा चलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद या मनमोहन सिंह आयोग के द्वारा। तो पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो कि विजय केलकर समिति के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों जीएसटी टॉपिक पे एक मैंने अलग से वीडियो डिटेल में वीडियो बनाई है जिसके साथ ही थ्योरी को कवर किया गया है और जो भी प्रीवियस ईयर के अलग अलग परीक्षाओं में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी उस वीडियो में शामिल किया गया है जिसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर का, एंड्रीन का, लवण जल का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण होता है कि कपूर की जो गंध होती है वो चींटियों को फसलों से दूर रखती है, इसलिए कपूर का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? चाय, चीनी, चावल या कपास। तो पश्चिम बंगाल जो कि भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है, ठीक है, और इसकी मुख्य फसल जो कि धान या चावल है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। और चावल के उत्पादन में या धान भी पूछ सकता है, तो धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का भारत में पहला स्थान है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक बर्फ जो कि अंटार्कटिका पर पाई जाती है, ठीक है, और पृथ्वी के दक्षिण स्थित या महाद्वीप उच्च वेग वाले ठंडे तूफानों से भरा होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? गंगा नदी पर, सिंधु नदी पर, सतलज पर या फिर महानदी पर? तो सुक्कुर बैराज जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर बनाया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है सुक्कुर बैराज और सिंधु नदी पर है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य? तो भारत और श्रीलंका जो कि पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका ये अलग होते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जोग जलप्रपात जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर किस नदी पर बना है तो ये सरस्वती नदी पर बना है जोग जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो कि 250 मीटर है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि जोग जलप्रपात को ही गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केप टाउन, बीजिंग, ब्राजीलिया, नई दिल्ली। तो शंघाई सहयोग संगठन जो कि एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो कि बीजिंग चाइना में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना जो कि 15 जून सन 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। अगला प्रश्न, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, बोलीविया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहाँ की मुद्रा देखें, ऑस्ट्रेलिया की क्या मुद्रा होती है? तो यहाँ डॉलर चलता है। ठीक है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है और कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जो कि जॉर्जेट क्लाउड के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये 1910 में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिल जाती है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, 415, 440 या 375। तो जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद के साथ साथ इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधन किया गया। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या जो कि 395 ही है, जिसके अलग अलग भाग हैं। कई सारे लोग बताते हैं कि 470 हैं, 450 हैं या 480 हैं। तो अनुच्छेद अभी भी 350 हैं, लेकिन उनके भाग जैसे कि 19 है, 19 है तो 19 का हो गया, खा हो गया, इस तरीके से भाग बढ़े हैं। लेकिन संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। अनुसूची की बात करें तो अब अनुसूचियों की संख्या जो कि 12 है, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल थी। अगला प्रश्न है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है? तो फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से या फिर गौरवशाली क्रांति से। तो हमारी प्रस्तावना में जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनके आदर्शों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक भारतीय प्रस्तावना या उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष या 45 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, झांसी या वाराणसी।
तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान जिनका जन्म 1894 में हुआ था, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित थे। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और ये एक प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के पिता भी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी। तो भीतर गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बने भीतर गांव मंदिर पाए गए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय सेनाओं के जनक जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, और ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से भी इन्हीं को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिल मेला जो कि उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में लगाया जाता है, और ये जैन समुदाय से संबंधित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर को, मुरादाबाद को, बनारस को या फिर कन्नौज को? तो पूर्व का ग्रास जो कि कन्नौज शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है, कन्नौज को इत्र नगरी। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, किस जिले में होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो कि गोरखपुर जिले में होती है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे कम कहाँ होती है? तो सबसे कम बारिश जो कि मेरठ जिले में होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी दो कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है? राइट्स लिमिटेड, इरकॉन, उपयुक्त दोनों या फिर HCL। तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राइट्स लिमिटेड और इरकॉन कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के साथ भारत में अब नवरत्न कंपनियों की अगर संख्या पूछे कि भारत में अब नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 16 नवरत्न कंपनियां हो गई। पहले 14 थी, लेकिन इन दो कंपनियों को, जिनमें राइट्स लिमिटेड और इरकॉन लिमिटेड, इनको बढ़ाया गया, तो अब 16 नवरत्न कंपनियों की संख्या भारत में हो गई है। दिसंबर 2023 में जारी NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या इंदौर? तो NCRB रिपोर्ट 2022 में जो की आई थी, इसके अनुसार अपराधों के मामले में सबसे सुरक्षित शहर जो कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। हाल ही में जारी दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर, स्मृति ईरानी या इरोम शर्मिला? तो हाल ही में जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। कितनी? तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान भारत की वित्त मंत्री हैं, ठीक है, इनको प्रथम स्थान, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।